हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फियर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे 13 अप्रैल 2022 के बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आप दो बेस्ट इमेजेस यहाँ पे देख रहे हो, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जो है वो जरूर देखना है। तो स्टार्ट करते हैं 13 अप्रैल 2022 के बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। लेकिन उससे पहले सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि यार वो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें, ताकि हर तरह की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और पहला क्वेश्चन है, कौन सी स्टेट ने टॉप किया है फर्स्ट स्टेट एनर्जी क्लाइमेट इंडेक्स के अंदर, लार्जर स्टेट कैटेगरी के अंदर। तो पहली बात आपने याद रखनी है कि ये पहली बार स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स जो है वो रिलीज किया गया है। किसकी तरफ से रिलीज किया गया, याद रखोगे, नीति आयोग की तरफ से रिलीज किया गया है। और इसमें तीन कैटेगरीज हैं, एक लार्जर स्टेट, एक स्मॉलर स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी की कैटेगरी। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में पूछा गया है लार्जर स्टेट कैटेगरी के अंदर, और ये स्टेट है हमारे पास गुजरात। तो आंसर क्या होगा, हमारे पास ए होगा। तो आप देख सकते हैं पहले स्थान पे गुजरात है, दूसरे पे केरला है और तीसरे पे कौन सी स्टेट है, पंजाब है। और इन तीनों स्टेट ने टॉप किया है नीति आयोग का जो पहला स्टेट एनर्जी और क्लाइमेट इंडेक्स लिस्ट जो है वो उन्होंने जारी की है। लेकिन इसमें जो डाटा लिया गया है वो 2019-20 का डाटा लिया गया है, और ये एक ऐसा इंडेक्स है जिसमें सारी की सारी एफर्ट स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज की बताई जाती हैं, देखी जाती हैं, जो कि उन्होंने क्लाइमेट के लिए या एनर्जी सेक्टर के अंदर अलग अलग इनिशिएटिव्स लिए हैं, अलग अलग तरह के काम जो है वो उन्होंने किए हैं। लेकिन अगर आप लार्जेस्ट स्टेट कैटेगरी देखोगे तो आपको पता लग गया कि गुजरात पहले पे है, केरला दूसरे पे है और पंजाब तीसरे पे है। लेकिन अगर आप स्मॉलर स्टेट कैटेगरी देखोगे तो उसमें गोवा पहले पे मिलेगा, दूसरे पे त्रिपुरा मिलेगा और तीसरे पे कौन सा मिलेगा, मणिपुर। और अगर आप यूटीज की कैटेगरी देखोगे तो चंडीगढ़ पहले पे है, दिल्ली दूसरे पे है, दमन एंड दीव एंड दादर एंड नगर हवेली जो है वो तीसरे पे है। तो इसका मतलब क्लियर है कि लार्जर स्टेट कैटेगरी में गुजरात, स्मॉलर स्टेट कैटेगरी में आपको मिलेगा गोवा और यूनियन टेरिटरी कैटेगरी में आपको मिलेगा चंडीगढ़। तो इस तरह से आपने इसको याद रखना है। और ये पूरी की पूरी जो रिपोर्ट बनाई गई है, स्टेट की परफॉर्मेंस आंकी गई है, वो 6 पैरामीटर्स के बेसिस पे आंकी गई है। जैसे कि इन 6 पैरामीटर्स में अगर आप ध्यान से देखोगे, एक तो क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव्स हैं कि कौन कौन से एनर्जी इनिशिएटिव्स आपने चलाए, जैसे कि ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, एनर्जी एफिशिएंसी जो वो स्टेट में कितनी है, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के बेसिस पे नए इनिशिएटिव्स कौन से स्टार्ट किए हैं, असेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी या रिलायबिलिटी कितनी है एनर्जी की। तो ये सारी चीजें जो है वो देखी जाती हैं, और ये 6 पैरामीटर आगे 27 पैरामीटर्स में डिवाइडेड हैं। इसका मतलब ये तीन कैटेगरीज जो है वो खास तौर से आपने याद रखनी है। और इसमें आप ये भी याद रख सकते हो कि इसमें लार्जर जो स्टेट्स हैं उसमें 20 स्टेट्स आती हैं, जो स्मॉलर स्टेट्स हैं उसमें टोटल 8 स्टेट्स आती हैं, और जो यूनियन टेरिटरीज हैं उस कैटेगरी में भी कितनी आती हैं, 8 आती हैं। तो इसका मतलब ये एक स्टेट्स का हेल्दी कंपटीशन है, और स्टेट्स अपने आप को और बेहतर बनाने की होड़ में जो है अफोर्डेबल असेसिबल जो एनर्जी है वो लोगों को प्रोवाइड करेगी। और स्टेट लेवल पे हम कार्बन एमिशन को कम कर सकते हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि हमने 2070 तक जो है वो अपनी नेट जीरो कार्बन के ऊपर फोकस करना है। तो याद रखना है, लार्जेस्ट स्टेट कैटेगरी में गुजरात, स्मॉलर स्टेट कैटेगरी में गोवा और यूनियन टेरिटरी कैटेगरी में चंडीगढ़ जो है वो टॉप पे है। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। ओ हेनरी प्राइज जो है वो किसने जीता है शॉर्ट फिक्शन 2022 के अंदर। तो शॉर्ट स्टोरी फिक्शन के अंदर जो है ये ओ हेनरी प्राइज, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण, आप कह सकते हो कि सबसे पुराना मेजर प्राइज है जो शॉर्ट फिक्शन स्टोरी में दिया जाता है। फिक्शन मतलब जो काल्पनिक जो कथाएं होती हैं, जो कहानियां होती हैं, उसको लेके हम कहते हैं शॉर्ट फिक्शन स्टोरीज। और ये अवार्ड मिला है अमर मित्रा को। तो आंसर होगा ए। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, एक बहुत ही फेमस बंगाली पोएट हैं। तो याद रखना है, बंगाली राइटर अमर मित्रा जी को यह खिताब दिया गया, ओ हेनरी प्राइज। उनकी एक शॉर्ट स्टोरी थी जो उन्होंने 1977 में लिखी थी, लेकिन अब जाके ये उनको अवार्ड जो है वो मिला है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे। और ये अवार्ड मिला है, उनकी एक इंग्लिश फिक्शन नॉवल थी जो 45 साल पहले लिखी गई थी, लेकिन वो उस टाइम पे बंगाली में लिखी गई थी, और उसका नाम था गांव बुरो। और लेकिन बाद में इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया और इंग्लिश में नाम रखा गया द ओल्ड मैन ऑफ कुसुमपुर, लेकिन 1990 में उसको ट्रांसलेट किया गया था, और इस बंदे का नाम था अनीश गुप्ता, जिसने इसको क्या किया था, ट्रांसलेट। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि बंगाली में इसका नाम कुछ और था, और अगर आप देखोगे इंग्लिश में इसका नाम कुछ और हो गया है, तो अब जाके इसको ये अवार्ड जो है वो दिया गया। और ये जो हमारे पास अमर मित्रा जी हैं, ये बहुत ही फेमस नॉवलिस्ट हैं, लाइक 30 नॉवेल्स लिख चुके हैं, 4 बुक्स लिख चुके हैं बच्चों के लिए, 10 शॉर्ट स्टोरीज लिख चुके हैं। तो अपने आप में एक प्रख्यात जो है वो कवि भी हैं और साथ में राइटर भी हैं। लेकिन ये जो ओल्ड मैन ऑफ कुसुमपुर है, ये बेसिकली एक बंदे की जर्नी है जो एक छोटे से गांव कुसुमपुर में जाता है, और वहां पे
कुछ आप कह सकते हो पंडित लाइक फिगर से मिलता है, एक पंडित लाइक बंदे से मिलता है, जहां से उसको अपनी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स के आंसर जो है वो मिल जाते हैं। तो ये कहानी जो है वो इसमें बताई हुई है। और रिसेंटली 2020 में इसको द कॉमन, याद रखना है इसको, द कॉमन जो कि एक अमेरिकन जर्नल है, उसमें भेजा गया था इस पूरे आप कह सकते हो शॉर्ट स्टोरी को, और उसको फिर पब्लिश हुआ था 2021 में किया गया द कॉमन के अंदर। ये भी आप याद रख सकते हो। और जो अमर मित्रा जी हैं, ये बहुत ही फेमस बंगाली ऑथर हैं, राइटर हैं, और इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी जो मिल चुका है, जो कि इंडिया का टॉप लिटरेरी अवार्ड है। इन्होंने एक नॉवल लिखी थी 2006 में, उसके लिए इनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया था। और ओ हेनरी प्राइज दोस्तों बहुत ही फेमस है, आप कह सकते हो हर साल ये अवार्ड मिलता है। ये शॉर्ट स्टोरी में अवार्ड जो है वो दिया जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी तरह से लिखी हुई हो। और ये पहली बार जो है वो 1919 में वर्ल्ड वार वन के बाद जो है वो स्टार्ट किया गया था, और इसको सोसाइटी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की तरफ से फंड किया जाता है। और खास करके ये अवार्ड जो है वो एक शॉर्ट स्टोरी राइटर है अमेरिकन, उनके नाम से रखा गया था, जिनका नाम था विलियम सिडनी पोर्टर, जो कि अपनी बुक्स लिखते थे ओ हेनरी के नाम से। तो इसलिए इस अवार्ड का नाम क्या रख दिया गया, ओ हेनरी। इसी के साथ आते हैं अगले सेक्शन के ऊपर, जो कि है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन। लेकिन वीडियो को लाइक करें, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि हर तरह की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्वेश्चन है, किसको अपॉइंट किया गया है नया फॉरेन सेक्रेटरी इंडिया का? तो देखो एक स्टैटिक क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले ये पोजीशन थी हमारे पास हर्षवर्धन श्रृंगला जी के पास, लेकिन हर्षवर्धन श्रृंगला जी रिटायर हो जाएंगे 30 अप्रैल 2022 को। तो नए हमारे पास फॉरेन सेक्रेटरी आएंगे विनय मोहन क्वात्रा। तो आंसर हमारे पास क्या होगा, सी होगा। और जो हर्षवर्धन श्रृंगला जी है, इनको G20 का चीफ कोऑर्डिनेटर बना दिया गया है। ये आप याद रख सकते हो, ये हम ऑलरेडी क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। और विनय मोहन क्वात्रा जी की जो अपॉइंटमेंट है वो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट ने अप्रूव कर दी है। ये 1988 बैच के IFS ऑफिसर हैं, और साथ ही साथ ये अभी एज ए फॉरेन सेक्रेटरी अपनी पोजीशन को संभालेंगे। लेकिन उससे पहले ये एम्बेसडर भी लगे हुए हैं दोस्तों नेपाल के। तो याद रखना है, इंडिया टू नेपाल के एम्बेसडर जो है वो कौन थे, ये क्वात्रा जी थे। लेकिन अब ये अपनी पोजीशन छोड़ देंगे, वहां पे किसी नए बंदे को लगाया जाएगा, और 30 अप्रैल 2022 से ये इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी बन जाएंगे। तो ये सिंपल क्वेश्चन, आप उनका चेहरा यहाँ पे देख सकते हो, सिर्फ स्लाइड से ही क्वेश्चन को याद रख लें। नेक्स्ट, उस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का नाम बताना है जिसका टेस्ट रिसेंटली हुआ है और वो कहां पे हुआ है। तो दो चीजें बतानी है, एक तो नाम उस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का, और दूसरा आपने जगह बतानी है कि कहां पे उसका परीक्षण जो है वो किया गया। और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का नाम है हेलिना, और इसका टेस्ट कहां पे हुआ, पोखरण। कहां पे, पोखरण राजस्थान में। तो इसका मतलब दोनों चीजों का आंसर आपको याद होना चाहिए। तो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना, हेलिना नाम कहां से आया, ये हेलीकॉप्टर बेस्ड नाग मिसाइल है एक तरह की। हेलीकॉप्टर से ये नाग मिसाइल जो है वो दागी जाती है, तो इसलिए इसका नाम जो है वो क्या रखा गया, हेलिना रखा गया। तो हेलिना जो है वो आर्मी वर्जन है, बेसिकली हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड वर्जन है, थर्ड जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, और नाग मिसाइल की तरह ये लॉन्च किया जाता है। लेकिन ये जो है वो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर से जो है वो किसी भी एल्टीट्यूड पे इसको आप लॉन्च कर सकते हो। इसका टोटल वेट जो है वो 45 kg है, इसकी जो लेंथ है वो 6 फीट है, और इसका डायमीटर जो है वो 7.9 इंचेस है इसका डायमीटर। तो डायमीटर याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ इसका वेट जो है वो आप याद रखें। और इसकी टोटल जो रेंज है वो आपने याद रखनी है इस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की, 7 किलोमीटर है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जामिनर यहाँ पे पूछ सकता है। और ये जो पूरा का पूरा टेस्ट है, ये DRDO की तरफ से कंडक्ट किया गया था, साथ में जो है वो इंडियन आर्मी थी, और साथ में इंडियन एयर फोर्स भी थी। तो तीनों ने इसका सफल परीक्षण जो है वो किया है। और हेलिना मिसाइल बहुत ही खास है, क्योंकि ये किसी भी वेदर में लॉन्च की जा सकती है, डे और नाइट में लॉन्च की जा सकती है। इवन ये बैटल टैंक्स को, जिसमें कुछ इस तरह के हथियार हैं जो न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी किए हुए हैं, उनको भी ये नष्ट करने में पूरे की पूरी जो है वो योगदान दे सकती है। और इसका एक एयरफोर्स वेरिएंट है हेलिना का, जिसको नाम दिया गया ध्रुव अस्त्र। ये भी आप याद रखोगे। तो एयरफोर्स वेरिएंट को ध्रुव अस्त्र कहा जाता है, आर्मी वर्जन को जो है वो हेलिना कहा जाता है। ये आपने थोड़ा सा याद रखना है। और इसी के साथ हम आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, लेकिन आपने दोनों चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखनी है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, कौन सी स्टेट और यूनियन टेरिटरी ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, अफसर पोर्टल, जो कि कनेक्ट टू अपॉर्चुनिटीज इनिशिएटिव के थ्रू लॉन्च किया गया है। तो अफसर का मतलब ही ये होता है कि आपको अवसर प्रदान करना, आपको अपॉर्चुनिटी प्रदान करना।
और ये जम्मू एंड कश्मीर सरकार ने जो है वो लॉन्च किया है। तो अफसर पोर्टल जो है वो कनेक्ट टू अपॉर्चुनिटी इनिशिएटिव है। एक सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझा देता हूँ कि अफसर पोर्टल में क्या होगा कि जो भी इंडस्ट्रीज हैं जम्मू कश्मीर की, उनकी जो भी जॉब उनकी रिक्वायरमेंट होगी वो इस अफसर पोर्टल पे डाल देंगे, और जो भी यूथ होगा इस पोर्टल को खोल के देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे जॉब्स अवेलेबल है, और वो इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट हो सकता है और जॉब जो है वो उनको मिल जाएगी। और इस पोर्टल का जो उद्घाटन है वो किया जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने, ये भी आपने याद रखना है। तो आप देख सकते हैं मनोज सिन्हा जी ने इस पोर्टल का लॉन्च किया ताकि यूथ जो है वो इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट जो है वो किया जा सके। तो मेन मकसद यही है कि रियल टाइम इंफॉर्मेशन जो है वो मिल सके, और प्लेसमेंट जो है वो एक्टिविटीज जो प्लेसमेंट की है वो इस साइट पे ऊपर हो सके, अफसर पोर्टल के ऊपर आ सके, और जम्मू कश्मीर के यूथ को जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सके। और टारगेट क्या है कि 10,000 जॉब्स जो है वो 2022 में इस माध्यम के थ्रू पहुंचानी है, और इंडस्ट्री और स्किल्ड वर्कफोर्स को आपस में लिंक करना है इस पोर्टल के थ्रू। और इस पोर्टल का एक मकसद और भी है कि जितने भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं या और टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं सारे के सारे यूनियन टेरिटरी में, वो जो है अगर अपने यूथ को वो स्किल्ड बनाना चाहते हैं तो अच्छी स्किल्स प्रोवाइड करके उनको अफसर पोर्टल के थ्रू जो है वो जॉब एम्प्लॉयमेंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उनके लिए भी ये बेहतर है। तो जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो मनोज सिन्हा जी, इस चीज को याद रखना है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है कौन सी कंपनी के साथ, ताकि जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स है वो इंडियन रेलवे के लिए बनाए जा सकें। देखो इंडियन रेलवेज का अपना इनिशिएटिव है कि हमने रेलवे के अंदर मैक्सिमम टू मैक्सिमम रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को यूज करना है, और उसमें सहयोग कौन देगा? जल विद्युत निगम लिमिटेड जो है वो इस तरह के प्रोजेक्ट बनाएगा, किसके साथ मिलके? भारत हैवीवेट इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के साथ मिलके। तो याद रखना है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड और सतलुज जल विद्युत निगम, और साथ में एक ऑर्गेनाइजेशन और है REMC, रेलवे इंजीनियरिंग या रेलवे एनर्जी मैनेजमेंट कंपनी के साथ मिलके ये इंडियन रेलवेज के लिए एनर्जी प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। तो आप देख सकते हो 3 ऑर्गेनाइजेशन है, सतलुज जल विद्युत निगम, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड और रेलवे एनर्जी मैनेजमेंट कंपनी, ये रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। और MOUs के तहत तीनों जो ऑर्गेनाइजेशंस है ये अपनी अपनी स्ट्रेंथ जो भी इनकी मुहारत है जिसमें, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपना सहयोग देंगी, और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स जो है वो इंडियन रेलवेज के लिए बनाए जाएंगे। क्योंकि सतलुज जल विद्युत निगम के अपने टारगेट्स हैं कि वो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए इतना अचीव करना चाहते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंडियन रेलवेज का टारगेट है कि हमने नेट जीरो कार्बन इमिशन बनाना है पूरे इंडियन रेलवेज को 2030 तक। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण कंपनी है सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, जो कि एक मिनी रत्ना कंपनी है, और ये ज्वाइंट इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और हिमाचल प्रदेश सरकार का, लेकिन इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आता है। और इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो NL शर्मा है। कौन है? NL शर्मा। और इसको कब स्टार्ट किया गया था? 1988 में इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी। तो ये सारी चीजें याद रखनी है। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। मशरक नियो, जो कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का एक आप कह सकते हो डिजिटल बैंक है, उसने कौन से बैंक के साथ टाई अप किया है ताकि जो नॉन रेजिडेंट अकाउंट्स हैं वो इंडियंस भी खोल सके यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर? तो एक बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है कि इंडियंस जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में बैठे हुए हैं तो वो भी अपना अकाउंट जो है वो खोल सकें। तो उनके पास डॉक्यूमेंट्स कम होते हैं इसलिए वो मशरक नियो पे नहीं खोल सकते, तो अब वो जाके फेडरल बैंक में अपने अकाउंट खोल सकते हैं, क्योंकि फेडरल बैंक की ब्रांचेस जो हैं वो आपको मिल जाएंगी। कहाँ पे? दुबई में भी मिल जाएंगी और अबू धाबी में भी मिल जाएंगी। तो आपने सिर्फ कुछ नहीं करना, अपने मशरक नियो की नियो एप्लीकेशन के ऊपर जाना है, वहां पे आप ये नॉन रेजिडेंट अकाउंट जो है वो ओपन कर सकते हो फेडरल बैंक ऑफ इंडिया की मदद से। याद रखना है फेडरल बैंक की मदद से आप ये नॉन रेजिडेंट अकाउंट खोल सकते हो। तो ये स्पेशली इंडियन कस्टमर्स के लिए है और जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में बैठे हुए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कस्टमर जो है वो अपना बैलेंस देख सकते हैं नॉन रेजिडेंट अकाउंट्स का फेडरल बैंक की मशरक नियो एप्लीकेशन के ऊपर जाके आप देख सकते हो। और आप कोई भी पैसा अगर इंडिया से यहाँ भेजना है दुबई के अंदर, या दुबई से इंडिया भेजना है, तो ये भी जो है वो आप आराम से भेज सकते हो। तो ये सारी की सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, और याद रखना है मशरक नियो जो फुल सर्विस डिजिटल बैंक है दुबई के अंदर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। और फेडरल बैंक के बारे में याद रखेंगे, फेडरल बैंक के CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो श्याम श्रीनिवासन है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो अलुवा में है, अलुवा जो है वो कोची केरला में है, और इसकी टैगलाइन है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर, योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। हु हैज लॉन्च्ड एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल टू टैकल ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ताकि जो इंसानों की लैब एज है उसके ऊपर रोक लगाई जा सके और जो केसेस हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जा सके। तो एक एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल बनाया गया है, और ये बनाया है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी होगा।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस सेल का मेन मकसद यही है कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना, खास करके औरतों में और लड़कियों के अंदर, ताकि वो अपने आप को सशक्त बनाएं। उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी कि एंटी ट्रैफिकिंग यूनिट्स जो हैं उनके द्वारा ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, ताकि किस तरह से आप आत्मनिर्भर बन सकते हो, किस तरह से आपको, अगर आपको आपको ट्रैफिकिंग का शिकार होना पड़ रहा है तो हम जो हैं आपको बचाएंगे, और आपने भी जो है वो सक्षम बनना है कि आप अपने आप को, खुद को कैसे बचा सकते हैं। तो ये मेन सेल का मकसद यही है कि जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो भी जो है वो थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबल हो सकें, ताकि इन केसेस को जल्दी से जल्दी जो है वो टैकल किया जा सके। और इसमें आप कह सकते हो कि गवर्नमेंट एजेंसीज का सहयोग करके आप ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर रोक लगाओगे, और साथ करके जो विक्टिम्स हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के, उनको अलग अलग तरह की मदद भी जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। और आप कह सकते हो ये सेल जो है, जो भी सर्वाइवर्स हैं ट्रैफिकिंग के, जो इंसानों की लैब बेच के अंदर जो हैं वो आप कह सकते हो बचे हुए हैं, या किसी तरह से उनको उनका शिकार होना पड़ा, तो उनकी लाइफ्स को दोबारा से पटरी पे लेके आने के लिए ये सेल पूरा योगदान करेगा। उनको अलग अलग तरह की ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा, उनको स्किल्स जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी, उनके दिमाग का संतुलन जो है वो बेहतर बनाया जाएगा, उनको अलग अलग तरह की ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, ताकि दोबारा से वो किसी ऐसी स्थिति में ना चले जाएं जिसमें उनका जो दिमाग का बैलेंस है वो खराब हो जाए, या फिर वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाएं। और ये नेशनल कमीशन वुमेन का योगदान है। नेशनल कमीशन वुमेन के बारे में याद रखना है, 1992 में इसकी स्थापना की गई थी, और इसकी चेयरपर्सन है मिसिस रेखा शर्मा। कौन है? मिसिस रेखा शर्मा। अगला क्वेश्चन आते हैं, पिक्चर से है, क्वेश्चन नहीं है, बेसिकली इंफॉर्मेशन है कि जितने भी पेटेंट्स हमने फाइल किए हैं वो इंडियन एप्लीकेंट्स ज़्यादा हो गए हैं, जबकि इंटरनेशनल पेटेंट्स जो है वो कम आए। ऐसा पहली बार हुआ है पिछले 11 सालों के अंदर। तो अगर आप पहली बार देखोगे इन 11 सालों के अंदर, तो डोमेस्टिक पेटेंट फाइलिंग जो है वो बढ़ गई है इंटरनेशनल पेटेंट फाइलिंग से, इंडियन पेटेंट ऑफिस की तरफ से जानकारी दी गई है। तो टोटल 19,796 पेटेंट एप्लीकेशंस आई थी, जिसमें 10,706 जो है वो इंडियन एप्लीकेंट्स की तरफ से फाइल की गई, और 9,090 जो है वो नॉन इंडियन एप्लीकेंट्स की तरफ से फाइल की गई थी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलग अलग तरह के इनिशिएटिव जो है वो कर रही है, ताकि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो इंक्रीज हो सके। जैसे कि अगर आप पेटेंट डाल रहे हो तो 10% आपको कंसेशन मिल जाएगा अगर आप ऑनलाइन फाइलिंग कर रहे हो। 80% कंसेशन है अगर आप स्टार्टअप हो, कोई छोटी एंटिटी हो, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो। इस तरह के इनिशिएटिव स्टार्ट करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पेटेंट फाइलिंग हो सके। और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भी इंडिया का रैंक काफ़ी सुधरा है। पहले रैंक 81 था 2015-16 में, लेकिन अब 46 है 2021 के अंदर। तो 35 प्लेसेस का इन 5 साल के अंदर जो है वो इंडिया का जंप आप देख सकते हो। और आने वाले टाइम में इंडिया टॉप 25 ऐसी कंट्रीज में होगा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, जिसने पेटेंट्स के लेके या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से लेके बहुत अच्छे अधिकार जो है वो लोगों को प्रोवाइड किए हैं। और ये हमारे पास एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जिसको हम कहते हैं DPIIT, वो इसमें पूरा सहयोग जो है वो प्रदान करता है। तो ये क्वेश्चन नहीं है, ये एक तरह की इंफॉर्मेशन है, आप इसको थोड़ा सा एक बार सुनेंगे जरूर। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, लेकिन वीडियो को लाइक करना है, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है? 99% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो सही क्वालिटी की एयर जो है वो ब्रीथ नहीं करती, मतलब हम अच्छी सांस जो है वो नहीं ले पा रहे, हम जो है वो पोल्यूटेड एयर को जो है वो अपने अंदर ले जाते हैं, जिससे कई बीमारियां हो सकती हैं। तो ये डाटा दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से खास करके दिया गया वर्ल्ड हेल्थ डे के ऊपर, और उन्होंने बताया कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग 99% हवा जो है वो स्वस्थ नहीं है। और ये जो पोल्यूशन है ये हमारे लंग्स में चला जाता है, जिसके बाद ये वेन्स आर्टरीज में चला जाता है और कई तरह की बीमारियां पैदा करता है। तो इस एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए इंडिया में भी और खास करके और कंट्रीज के अंदर भी उनको अलग अलग तरह के इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को स्टार्ट करो, आप फॉसिल फ्यूल्स को खत्म कर दो, आप दूसरे फ्यूल्स को यूज करो, ग्रीन एनर्जी के ऊपर आप फोकस करो, वेस्ट को अकॉर्डिंगली जो है वो मैनेज करो, मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। तो इस तरह से हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का तरफ से ये डाटा दिया गया वर्ल्ड हेल्थ डे के ऊपर, जिसका थीम है आर प्लेनेट आर हेल्थ। और WHO की तरफ से कहा गया कि सबसे खराब हवा जो है वो ईस्टर्न मेडिटेरेनियन और साउथ ईस्ट एशियन रीजन में आपको मिलेगी, खास करके अफ्रीका वाले एरिया में भी आपको इस तरह की हवा मिलेगी। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें पहला पॉइंट क्या है? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की तरफ से एक यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस जो है वो लॉन्च किया गया है अंडर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। बहुत ही सिंपल है कि ये यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस जो है वो एक तरह का ओपन नेटवर्क है जो कि डिजाइन किया गया ताकि डिजिटल हेल्थ डिलीवरी सर्विसेज की हो सके, जैसे कि टेली कंसल्टेशन वगैरह जो है वो ऑनलाइन मिल सके। नेक्स्ट, ग्लोबल विंड एनर्जी सेक्टर को 4 गुना तेजी से जो है वो आगे बढ़ना होगा,
ताकि 2050 के जो हमारे टारगेट हैं उसको हम पूरा कर सके, जो कि पेरिस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग है। और ये डाटा दिया है ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल की तरफ से। तो उन्होंने एक रिपोर्ट दी है ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2022, उसके अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि अभी 94 गीगावाट जो है वो हमारे पास विंड एनर्जी है। तो इसको 4 गुना करना होगा ताकि हमारा जो टारगेट है 1.5 डिग्री सेल्सियस तक जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो ना बढ़ने दे 2050 तक, तो हम जो है वो इसको कंट्रोल कर सकते हैं। खास करके हम ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर फोकस कर सकते हैं। तो विंड एनर्जी को जो है वो बढ़ाना होगा ताकि हम 1.5 डिग्री सेल्सियस जो कि टारगेट पेरिस एग्रीमेंट की तरफ से सेट किया गया है या 2050 तक हम नेट जीरो एमिशन के ऊपर फोकस करने वो हम पूरा कर सकें। और इंडिया जो है वो 1.1 गीगावाट जो है वो उन्होंने 2020 के अंदर जो है वो हम कह सकते हैं विंड एनर्जी के ऊपर फोकस किया या लगाया, और अब 1.4 गीगावाट हम लगा चुके हैं। तो इंडिया ऑलरेडी टारगेट रख रखा है कि हमने ऑफशोर कैपेसिटी जो समुद्र के साथ वाले एरिया में हम जो है वो ऑलरेडी विंड लगाएंगे, तो 5 गीगावाट लगाएंगे 2022 का ये लक्ष्य रखा गया है, और 30 गीगावाट लगा देंगे वो कहते हैं ऑफशोर विंड एनर्जी हम पैदा करेंगे 2030 तक, ये इंडिया का लक्ष्य रखा गया है। असम कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया 3800 करोड़ को ताकि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव किया जा सके। ये 3800 करोड़ रुपीस कहां से दिए गए? ये दिए गए हैं जापान की ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जिसका नाम है जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी। और अब असम की कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया कि ठीक है, इसको इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लगाया जा सकता है, और इसका मेन मकसद यही है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव किया जा सके। असम के चीफ मिनिस्टर हैं हिमंत बिस्वा शर्मा और इनके गवर्नर हैं जगदीश मुखी जी। नेक्स्ट, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल को लॉन्च किया है ताकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केसेस को देखा जा सके। नेक्स्ट आते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट 2022 12 अप्रैल को मनाया गया। इसका मकसद यही है मनाने का कि जो स्पेस एरा है, जो हमारा स्पेस का काम स्टार्ट हुआ, उसको जो है वो हम याद रख सकें, क्योंकि ये दिन जो है दर्शाता है कि पहली बार फर्स्ट टाइम ह्यूमन स्पेस फ्लाइट जो है वो कहाँ पे गई थी, वो अंतरिक्ष में भेजी गई थी। और वो बंदा कौन था? यूरी गैगरिन थे, जो कि कहाँ से बिलोंग करते थे? एक सोवियत यूनियन, सोवियत संघ के जो हैं वो सिटीजन थे, और पहले ऐसे पर्सन थे जो आप कह सकते हो अंतरिक्ष में गए थे। और उनकी स्पेस फ्लाइट या उनके स्पेस क्राफ्ट का नाम क्या था? वोस्टोक। क्या था? वोस्टोक 1। और इसी दिन 1957 में सोवियत यूनियन जो है वो वर्ल्ड का पहला मैनमेड सैटेलाइट बनाती है जिसका नाम होता है स्पुतनिक 1। ये भी आप याद रख सकते हो। तो एक कंट्रीब्यूशन है स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को किस तरह से अचीव कर सकते हैं, उसी को याद करने के लिए ये इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट जो है मनाया जाता है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ स्ट्रीट चिल्ड्रन 12 अप्रैल को जो है वो हर साल मनाया जाता है ताकि जो बच्चे सड़कों पे रहते हैं, गलियों में रहते हैं, उनके बारे में सोचा जा सके, उनको आगे बढ़ने के मौके जो है वो प्रोवाइड किए जा सकें। और एज ए ह्यूमैनिटी या आप कह सकते हो कि एज ए सोशल वेलबींग हम सबको एक साथ लेके अगर चलना चाहते हैं तो इनको भी साथ में लेके चलना होगा, इनके लिए भी हमें कुछ ना कुछ करना होगा। और उनका जो सेक्रीफाइस है, जो ये हार्डशिप करते हैं, जो ये चीज़ें फेस करते हैं, उनको किसी तरह से हम दूर कर सकें। इस दिन के माध्यम से लोगों में ये अवेयरनेस जो है वो क्रिएट की जाती है, और पहली बार ये दिन 2012 में मनाया गया था। इसी के साथ आते हैं 12 अप्रैल 2022 का क्वेश्चन बहुत सिंपल था। द क्रेडिट रिस्क टू द बैंक इज हाई फ्रॉम विच ऑफ दीज कार्ड्स? कौन से कार्ड में बैंक का रिस्क हाई है? तो अब देखो, क्रेडिट कार्ड जो है वो एक तरह का लोन है कि आप जो है वो पैसे खर्च कर सकते हो बैंक के, उसके ऊपर आपको कुछ इंटरेस्ट देना होगा। तो मे बी आप जो है पैसा ना दे सको तो बैंक के लिए रिस्क जो है वो बढ़ जाएगा। डेबिट कार्ड आप ही का पैसा होता है तो इसमें बैंक का कोई रिस्क नहीं होता। तो इसका मतलब सिर्फ क्रेडिट कार्ड जो है वो एक ऐसा कार्ड है जिसमें बैंक का रिस्क जो है वो हाई लेवल पे होता है। तो आंसर क्या होगा इसका? ए होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे बहुत सिंपल है। जनरली मॉर्टगेज जो आप गिरवी रखते हो वो सिक्योरिटी जो है बेसिकली किस तरह की प्रॉपर्टी होती है लोन लेते हुए? इमूवेबल होती है, मूवेबल होती है, बोथ काइंड हो सकती है, नन ऑफ दीज? तो आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, मैं आपके आंसर का वेट करूंगा। लेकिन वीडियो को आपने लाइक जरूर करना है, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले अभी के अभी, और टेलीग्राम ग्रुप को और इस बेल बटन को प्रेस कर दे ताकि हर तरह की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। लेकिन ये अफेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा। इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहें। लेकिन यार, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लोगे, हमेशा खुश रहोगे स्माइली की तरह। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।